हमने यूनिट लोड मेथड को स्टडी किया था, इसके अलावा हमने मोमेंट एरिया थ्योरम को स्टडी किया है। अब हमने आज एक और मेथड को देखना है और हमने इस मेथड के थ्रू डिफ्लेक्शंस और रोटेशंस को हमें फाइंड करना है इन द बीम्स। हम सी के बैंक की बुक से दो मेथड्स हमने पढ़े थे, यूनिट लोड मेथड या वर्चुअल वर्क मेथड हमने वहां से पढ़ा था, और इसके अलावा हमने पार्शियल डेरिवेटिव का मेथड भी सी के बैंक की बुक से पढ़ा था। और दो मेथड हम आर.सी. हिबलर की बुक से पढ़ रहे हैं। हमारा प्रीवियस टॉपिक जो था वो हम मोमेंट एरिया थ्योरम से डिफ्लेक्शन इन द बीम कैलकुलेट कर रहे थे। आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो कॉन्जुगेट बीम मेथड है, और हम कॉन्जुगेट बीम मेथड के थ्रू रोटेशंस एंड डिफ्लेक्शंस इन द बीम को हम फाइंड करेंगे। अब कॉन्जुगेट बीम मेथड काफी हद तक सिमिलर है टू द मोमेंट एरिया थ्योरम, या जो हमने अभी इसी वीक में प्रीवियस मोमेंट एरिया थ्योरम्स के थ्रू डिफ्लेक्शंस और रोटेशंस को फाइंड किया था। थोड़ी सी मेथडोलॉजी इसकी डिफरेंट है। अब देखें, हमने प्रीवियस लेक्चर में एक डेरिवेशन की थी कि 1/p इज इक्वल टू m/ei। ठीक हो गया। ये हमारे पास p या रो हमारे पास एक आर्क लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डायमीटर था। ठीक हो गया। प्रीवियस लेक्चर में जाके देखें तो हमने ये इक्वेशन ड्राइव की हुई थी। हमारी ये इक्वेशन किस बीम के लिए थी? हमारी ये इक्वेशन एक बीम ए बी के लिए थी जिसके ऊपर लोड W और P अप्लाइड था, और उसके एक एलिमेंट dx के ऊपर हम डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट कर रहे थे, और हमने इसके अंदर इसकी आर्क लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमने ये डेरिवेशन की थी। अब देखें, मैथमेटिक्स के अंदर कैलकुलस जो बुक्स हैं, ठीक है क्या, वहां पे इस 1/p को या यहाँ पे इस इलास्टिक कर्व को कैलकुलेट करने के लिए जो इक्वेशन डिराइव्ड है इन द कैलकुलस बुक, वो हमारे पास डबल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू dx या dv और dx का डबल डेरिवेटिव और 1 प्लस dv ओवर dx का स्क्वायर और इसकी पावर 3/2, ये हमारे पास एक डेरिवेटेड इक्वेशन है इन दैट बुक्स। ठीक है, ये कैसे डेरिवेटेड है हमारा उसके साथ कंसर्न नहीं है। हम जस्ट यहाँ पे ये देखेंगे कि इस इलास्टिक कर्व को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास मैथमेटिक्स में कैलकुलस में जो इक्वेशन यूज होती है वो ये है। ठीक है क्या, दैट इज 1/p इज इक्वल टू डबल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x और 1 प्लस dv ओवर dx स्क्वायर पावर 3/2। अब यहाँ पे देखें, 1/p इस इक्वेशन के मुताबिक m/e के इक्वल है, तो हम इक्वेशन को इक्वेट करेंगे m/ei इज इक्वल टू dv और dx स्क्वायर और 1 प्लस dv और dx स्क्वायर इंटू 3/2। अच्छा, अब देखें, ये हमारे पास एक बीम है, इसके अंदर जो डिफ्लेक्शंस हैं दैट आर वेरी स्मॉल। तो फॉर स्मॉल डिफ्लेक्शन स्लोप जो होती है, ठीक हो गया, ये एक डबल डेरिवेटिव होता है, बेसिकली ये एक स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो स्लोप्स आर नियरली जीरो, और जब एक क्वांटिटी नेग्लिजिबल हो, जीरो हो, जब उसका स्क्वायर हो और उसकी पावर फिर 3/2 हो, तो फिर वो जीरो हो जाएगी। ठीक हो गया। तो हम इसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास m/e विल बी इक्वल टू dv स्क्वायर ओवर dx स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा। हम उसको 1 को नहीं लिखेंगे, हम सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। अब इसको रीअरेंज कर देंगे, तो डबल डेरिवेटिव ऑफ v ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू m/ei। यहाँ पे v हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बीम है, जिसको हम यहाँ पे v या माइक्रो के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये फ्रॉम द मैथमेटिक्स फार्मूला हमने एक इक्वेशन ड्राइव की है। अच्छा, प्रीवियस हम मेथड में हमने ये इक्वेशन ड्राइव की थी, दैट इज d थीटा इज इक्वल टू m/ex dx, या dx को दोबारा हम इक्वेशन की लेफ्ट साइड के ऊपर लेके आए हैं, तो d थीटा और dx इज इक्वल टू m/ei। और इसी तरह चैप्टर 4 के अंदर
जब हमने मेथड ऑफ सेक्शंस को डिस्कस किया था तो चैप्टर 4 के अंदर हमने देखिए यहाँ पे इस बीम का जब सेक्शन लिया था यहाँ पे, तो हमने ये यहाँ पे देखा था कि डेरिवेटिव ऑफ शियर फोर्स V विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू द लोड, या स्लोप ऑफ शियर डायग्राम इज इक्वल टू द इंटेंसिटी ऑफ द लोड W, ठीक है क्या, dV ओवर dx इज इक्वल टू द लोड W। और इसी तरह स्लोप ऑफ मूवमेंट डायग्राम और डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू शियर, ठीक हो गया, या स्लोप ऑफ मूवमेंट डायग्राम इज इक्वल टू द शियर। और इसी तरह हमने देखा था कि चेंज इन शियर जो है, अगर हम इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेट करें इसको, चेंज इन शियर इज इक्वल टू द Wx और एरिया अंडर द डिस्ट्रीब्यूटेड लोडेड डायग्राम। या इसी तरह हमने देखा था कि चेंज इन मूवमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर द शियर फोर्स डायग्राम। ये हमने ब्रीफ्स यहाँ पे चैप्टर 4 के अंदर आपके पास लेक्चर होंगे, उनमें जाके देख लेना। हमने इस बीम को लिया था, इसका सेक्शन कट किया था, फिर इसके अंदर डेरिवेशन की थी, तो हमारे पास ये इक्वेशंस बनी थी। जब हमने इनको डेरिवेट किया था तो हमारे पास ये डेरिवेशंस आई थी। अब इन्हीं डेरिवेशंस को हम यहाँ पे दोबारा यूज करेंगे। तो हमने देखा है कि स्लोप ऑफ शियर इज इक्वल टू लोड W, और इसी तरह डबल डेरिवेटिव ऑफ m, ये डबल डेरिवेटिव ऑफ स्लोप, ठीक हो गया, m इज इक्वल टू W। अब देखें ये प्रीवियसली डिराइव्ड इक्वेशंस हैं, हम यहाँ से हमारा काम आगे स्टार्ट होगा। हमने दो इक्वेशंस यहाँ पे स्टडी की हैं, एक हमारे पास ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन, और इसी तरह दो ये इक्वेशन। अब देखें इन इक्वेशंस को अगर हम रीअरेंज करें तो स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम इज इक्वल टू लोड W एंड d थीटा और dx इज इक्वल टू m ओवर ei। अब देखिए इन दोनों के अंदर इक्वेशंस के अंदर एक सिमिलरिटी है, ठीक है, कि आपको कंपैरिजन एक फील होगा कि ये डेरिवेटिव ऑफ शियर है, ये डेरिवेटिव ऑफ स्लोप है, और ये लोड के बराबर है, ये m ओवर ei के बराबर है। इसी तरह इन दो इक्वेशंस के अंदर आपको सिमिलरिटी फील होगी, एक कंपैरिजन इनके दरमियान होगा कि डबल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू W, और डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू m ओवर ei, ठीक हो गया। अगर हम इन इक्वेशंस को इंटीग्रेट करें तो जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास शियर के इक्वेशन आ जाएगी, शियर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ W, और इसी तरह इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू m ओवर ei dx आएगा, और इनकी हम डबल डेरिवेशन करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। अब यहाँ पे देखें ये दोनों इक्वेशन सिमिलर हैं, ठीक है, कंपेरेबल हैं। इट मींस दैट कि यहाँ पे इस इक्वेशन में v जिस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, इस इक्वेशन में थीटा सेम थिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह इस इक्वेशन में w जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस इक्वेशन में m ओवर ये उसको रिप्रेजेंट कर रही है। और इसी तरह यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ w dx जिस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहां पे m ओवर ये dx उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे m जिस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे v या माइक्रो, आप जो भी इसको नेम दे दें, ठीक हो गया, वो यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक हो, कि ये कंपेरेबल हैं। अब देखें यहाँ से कंजुगेट बीम मेथड जो इसका नेम है, ठीक हो गया, उसका कंसेप्ट यहाँ से राइज होता है। To make use of this comparison, let's consider a beam having same, अब हम एक virtual beam consider कर रहे हैं having the same length as real beam but referred to as conjugate beam। हम एक theoretical beam consider कर रहे हैं जिसकी length same है, ठीक हो गया, और हम उसको name conjugate beam कर दे रहे हैं। अब देखें conjugate beam is loaded with m over e diagram which is derived from the load W on the real diagram। अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारे पास रियल डायग्राम के लिए मूवमेंट की इक्वेशन है, ठीक हो गया, और यहाँ पे लोड कौन सा है, W है। ये हमारे पास कंजुगेट बीम के लिए इक्वेशन है, और यहाँ पे लोड क्या है, M है, m ओवर ei है।
और इसी तरह रियल बीम के अंदर जो शेयर है, ठीक है क्या, कांजुगेट बीम के अंदर वो स्लोप या थीटा के बराबर है, ठीक हो गया। और यहाँ पे इक्वेशन हुई है कि रियल बीम के अंदर जो लोडिंग हम W में रिप्रेजेंट करते हैं, कांजुगेट बीम में वो लोडिंग M और E के इक्वल होगी। और रियल बीम में जो मूवमेंट होगा, ठीक हो गया, कांजुगेट बीम में वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। अब इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे हम। अब देखें कांजुगेट बीम के लिए हमारे पास दो थ्योरम है। थ्योरम क्या स्टेट करते हैं हम उनको देखते हैं। द स्लोप, ठीक हो गया, या थीटा एट अ पॉइंट इन द रियल बीम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द शियर एट द करस्पॉन्डिंग पॉइंट इन द कंजुगेट बीम, ठीक हो गया। अब हम दोबारा इस इक्वेशन पे आए तो हमारे पास, सर जी आवाज ही नहीं आती आपकी। आवाज नहीं आ रही? सर आ रही है, इंटरनेट का मसला है सर। सर आ रही है। रीज्वाइन करेगा तो हो जाएगा। मेरे पास तो अभी तो इंटरनेट सही चल रहा है यार, आपके पास इश्यू होंगे। जी सर आ रही, आवाज क्लियर आ रही सर आप। ठीक हो गया। बाद का जिनको मसला होता है ना, वो रीज्वाइन करने पर ठीक हो जाता है। तो थ्योरम 1 ये स्टेट करता है कि स्लोप इन द रियल बीम इज इक्वल टू द शियर इन द कंजुगेट बीम, या इसके इनवर्स हो जाएगा। तो हमारे पास ये थ्योरम 1 की स्टेटमेंट है, ठीक हो गया। थ्योरम 2 की स्टेटमेंट क्या है? थ्योरम 2 स्टेट दैट द डिस्प्लेसमेंट एट अ पॉइंट इन द रियल बीम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मूवमेंट एट द corresponding पॉइंट इन द कंजुगेट बीम। तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट इन द रियल बीम है, ठीक हो गया, दैट रिप्रेजेंट the displacement of a point in the real beam is numerically equal to the moment at the corresponding point in the conjugate beam, ठीक हो गया। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे हमने जो इक्वेशंस डिराइव की हैं, ठीक हो गया, दैट आर न्यूमेरिकली इक्वल टू ईच अदर। वन इज फॉर द रियल बीम एंड अदर इज फॉर द कंजुगेट बीम, ठीक हो गया। अब इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम कंजुगेट बीम के अंदर जो शियर फाइंड करेंगे वो रियल बीम के अंदर स्लोप को रिप्रेजेंट कर रही होगी। इसी तरह हम कंजुगेट बीम के अंदर जो हम मूवमेंट फाइंड करेंगे वो रियल बीम के अंदर डिफ्लेक्शन या डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रही होगी। अब देखें कंजुगेट बीम रियल बीम से किस तरह डिफरेंट होती है और इसका कंसेप्ट क्या है। While drawing conjugate beam, it is important that the shear at the supports of the conjugate beam account for the slope in the real beam at the support, ठीक हो गया। conjugate beam के अंदर supports के ऊपर जो shear होगी, shear force होगी, that will be the theta in the real beam। इसी तरह movement जो होगा at the supports in the conjugate beam will be equal to the displacement in the real beam। अब फॉर एग्जांपल हम देखें, हमारे पास एक रियल बीम की पिन सपोर्ट है, ठीक हो गया। अब पिन सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे चूंकि रोटेशन जो होती है वो अलाउड होती है, इसलिए थीटा की कोई वैल्यू होगी, ठीक हो गया। इस चीज को समझ लें, ये इंपॉर्टेंट है, आगे चल के यही कंसेप्ट यूज होगा। हमारे पास एक पिन कनेक्शन है। एक पिन कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन होता है जिसके ऊपर जो रोटेशन होती है अलाउड होती है। इट मींस दैट के हियर थीटा विल हैव सम वैल्यू। लेकिन यहाँ पे जो ट्रांसलेशन है या डिस्प्लेसमेंट है, ठीक हो गया, वो रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए डेल्टा की वैल्यू 0 होगी, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास रियल बीम का केस है। जब हम इसी को कंजुगेट बीम में रिप्रेजेंट करेंगे तो कंजुगेट बीम में रियल बीम के थीटा को रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पे शियर होगी, ठीक हो गया। अब रियल बीम के अंदर थीटा की वैल्यू थी तो कंजुगेट बीम में वहां पे शियर की सम वैल्यू होगी। रियल बीम में वहां पे डिफ्लेक्शन 0 थी, ठीक हो गया।
कंजुगेट बीम में डिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए मूवमेंट होता है, तो मूवमेंट यहाँ पे 0 होगा। ठीक हो क्या? इसी तरह अगर हम रियल बीम की एक फिक्स सपोर्ट कंसीडर करें, अब फिक्स सपोर्ट एक ऐसी सपोर्ट होती है जहां पे रोटेशन भी अलाउ नहीं होती, रोटेशन भी 0 होती है, और डिफ्लेक्शन भी अलाउ नहीं होती, डिफ्लेक्शन भी 0 होती है। ठीक हो क्या? तो कंजुगेट बीम के अंदर हमारे पास इस स्लोप को रिप्रेजेंट करने के लिए, थीटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे शेयर होगी। अब यहाँ पे अगर स्लोप की वैल्यू 0 है तो कंजुगेट बीम के अंदर स्लोप की वैल्यू, शेयर की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पे डिफ्लेक्शन की वैल्यू 0 है तो कंजुगेट बीम के अंदर मूवमेंट की वैल्यू 0 होगी। ठीक हो गया? अब ये कंडीशन कहाँ पे होती है? ये कंडीशन एक फ्री एंड के ऊपर होती है। ठीक हो गया? अगर हम किसी बीम का फ्री एंड कंसीडर करें तो वहां पे हमारे पास फ्री एंड के ऊपर शेयर भी 0 होती है और मूवमेंट भी 0 होता है। ठीक हो गया? इट मींस दैट कि यहाँ पे जो फिक्स सपोर्ट होगी इन द रियल बीम, कंजुगेट बीम के अंदर वो एक फ्री सपोर्ट होगी। ठीक हो गया? अब इसी तरह हम कुछ और इसकी एग्जांपल देखें। हमारे पास पिन सपोर्ट की हमने अभी देखी है, रोलर सपोर्ट के केस में भी सेम वही कंसेप्ट होगा। रोलर सपोर्ट के अंदर यहाँ पे डिफ्लेक्शन की जो वैल्यू होगी 0 होगी। ठीक हो गया? डिफ्लेक्शन इज नॉट अलाउड इन द रोलर सपोर्ट, तो यहाँ पे मूवमेंट 0 होगा। लेकिन यहाँ पे थीटा की सम वैल्यू होगी, रोटेशन अलाउड है, रोटेशन की वैल्यू होगी, अलाउड है कोई वैल्यू होगी, तो यहाँ पे शेयर की कोई वैल्यू होगी। फिक्स सपोर्ट को भी हमने देखा है। इसी तरह रियल बीम के अंदर एक फ्री एंड जो होगा, फ्री सपोर्ट जो होगी, अब फ्री सपोर्ट के ऊपर देयर विल बी स्लोप, देयर विल बी थीटा एंड देयर विल बी डिफ्लेक्शन। ठीक हो गया? अब कंजुगेट बीम के अंदर वो एक फिक्स सपोर्ट होगी जहां पे शेयर की वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही होगी, मूवमेंट की वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही होगी। ठीक हो गया? इसी तरह एक इंटरनल पिन जो होगी इन द बीम, ठीक हो गया, दरमियान की जो सपोर्ट है इन द रियल बीम, अब वहां पे रोटेशन अलाउड है। यहाँ पे क्योंकि पिन कनेक्शन है, ये रोटेशन को यहाँ पे अलाउड करेगी लेकिन ट्रांसलेशन को फिक्स कर देगी। तो इन द कंजुगेट बीम थीटा की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए शेयर की वैल्यू होगी, लेकिन डिफ्लेक्शन इन द रियल बीम 0 है तो मूवमेंट इन द कंजुगेट बीम 0 होगा। ठीक हो गया? अब ये कंडीशन कहाँ पे होती है? ये हिंज सपोर्ट के ऊपर होती है। ठीक होगी? यहाँ पे देयर विल बी शेयर बट मूवमेंट विल बी 0, क्योंकि यहाँ पे उसने रोटेशन अलाउ की हुई है, मूवमेंट 0 बनेगा। इसी तरह इंटरनल रोलर के लिए यहाँ पे हिंज होगी, और हिंज सपोर्ट के लिए यहाँ पे उसका इन्वर्स हो जाएगा हिंज सपोर्ट पे, क्योंकि यहाँ पे ये इन द रियल बीम अगर हिंज सपोर्ट है तो वो डिफ्लेक्शन भी अलाउ करती है और रोटेशन भी अलाउ करती है। तो इन द कंजुगेट बीम वहां पे शेयर भी प्रोड्यूस होगी, मूवमेंट भी प्रोड्यूस होगा, और वो एक इंटरनल सपोर्ट होगी, रोलर सपोर्ट होगी। ठीक हो गया? इंटरनल रोलर सपोर्ट फॉर द कंटिन्यूअस बीम, वहां पे आप देखेंगे कि वहां पे शेयर भी एग्जिस्ट कर रही होती है, मूवमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक हो गया? तो हम एक्चुअली क्या करते हैं, हम अपनी रियल बीम को कन्वर्ट कर देते हैं शेयर कंजुगेट बीम में। अब रियल बीम के अंदर जो हमें थीटा और डेल्टा चाहिए होते हैं, वो कंजुगेट बीम के जरिए हम शेयर और मूवमेंट की फॉर्म में कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक हो गया? इसी को अगर हम देखें, ये हमारे पास एक रियल बीम है, तो कंजुगेट बीम के अंदर हिंज और रोलर सपोर्ट एज इट रहती है तो एज इट रहेंगी। ठीक हो गया? लेकिन एक फिक्स सपोर्ट फ्री सपोर्ट में चेंज हो जाती है, और एक फ्री सपोर्ट कंजुगेट बीम में फिक्स सपोर्ट में चेंज हो जाती है। इसलिए अगर हम लेफ्ट एंड फिक्स बीम देखें तो उसकी जो कंजुगेट बीम बनेगी उसका राइट एंड फिक्स्ड होगा और लेफ्ट एंड फ्री होगा। इसी तरह अगर हम पिन और रोलर देखें इन द रियल बीम, तो रोलर जो होगा इन द कंजुगेट बीम वो एक हिंज को रिप्रेजेंट करेगा और फ्री एंड एक फिक्स सपोर्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमारे पास रियल बीम बनेगी, ये कंजुगेट बीम बनेगी। ठीक हो गया? इसी तरह अगर हम देखें इन द रियल बीम, अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड के ऊपर रोलर सपोर्ट है, दरमियान में हिंज सपोर्ट, एक हिंज कनेक्ट हिंज है, और एंड के ऊपर रोलर सपोर्ट है, तो रोलर सपोर्ट एज इट रहेगी, फिक्स एंड जो होगा वो फ्री एंड हो जाएगा, और इंटरनल हिंज जो होगी वो एक रोलर सपोर्ट में चेंज हो जाएगी। ठीक हो गया? और रियल बीम अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड फिक्स्ड है, ठीक हो गया, राइट हैंड पिन है, तो इन द कंजुगेट बीम ये एंड फ्री हो जाएगा, ये पिन कनेक्शन ही रहेगा, और जहाँ पे रोलर सपोर्ट है वहां पे हिंज सपोर्ट हो जाएगी, और जहाँ पे हिंज सपोर्ट है
ठीक है, क्योंकि इंटरनल हिंज है वहां पे रोलर सपोर्ट आ जाएगी। ठीक है क्या, इट मींस दैट कि ये आपके लिए मेमोराइज करना, इसको याद रखना जरूरी है कंजुगेट बीम ड्रा करने के लिए। ठीक है क्या, अब हम वापस अगर हम एट द स्टार्ट आए तो हमने ये इक्वेशंस देखी थी। ठीक है क्या, अब हमारे पास जो इस इक्वेशन के लिए v है, ठीक है क्या, इस इक्वेशन के लिए थीटा के इक्वल है, और इस इक्वेशन के लिए जो w है, इस इक्वेशन के लिए m और a के इक्वल है, और यहाँ पे रो डब्ल्यू एक्स इसके इक्वल होगा, और इसमें मूवमेंट जो होगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को रेप्लिकेट करेगा। अब हमारे पास एग्जांपल 8.13 determine the slope and deflection at point B at free end of the steel beam. The reactions have been computed. Reactions हमें यहाँ पे given है, movement और vertical reaction, modulus of elasticity की वैल्यू हमें गिवन है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू गिवन है। हमने कॉन्जुगेट बीम मेथड के थ्रू थीटा एट बी एंड डिफ्लेक्शन डेल्टा एट बी हमने कैलकुलेट करने हैं। अब देखें, हमने यहाँ पे कॉन्जुगेट बीम मेथड के अंदर पढ़ा है कि हम लोड को, ठीक हो गया, एम ओवर ई डायग्राम में चेंज करेंगे। ठीक हो गया, रियल बीम के अंदर जो लोड होगा, ठीक हो गया, कॉन्जुगेट बीम के अंदर वो एम ओवर ई के इक्वल होगा। ठीक हो गया, कॉन्जुगेट बीम के अंदर जो लोडिंग होती है इन द फॉर्म ऑफ एम ओवर ई डायग्राम होती है। तो एम ओवर ई डायग्राम कैलकुलेट करने के लिए पहले हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैलकुलेट करेंगे। अब चूंकि ये एक फिक्स्ड एंड है और यहाँ पे हमें सपोर्ट मोमेंट रिएक्शन कैलकुलेटेड है, गिवन है, तो यहाँ पे, और ये इन द इंटरनल डायरेक्शन है तो ये नेगेटिव होगा, इनवर्ट इसको रोटेट कर रहा है, तो ये -75 ओवर ई आई बेंडिंग मोमेंट होगा, और इस पॉइंट के ऊपर आके ये 0 हो जाएगा। आगे फ्री एंड है, कोई फोर्स नहीं है, तो कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो ये हमारे पास, अगर हम ई आई को खत्म कर दें तो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, ये हमारे पास 75 ओवर ई आई हो, तो ये हमारे पास एम ओवर ई आई डायग्राम है। ठीक हो क्या, हम एम ओवर ई आई डायग्राम बनाएंगे। अब इस एम ओवर ई आई डायग्राम की मदद से हम कंजुगेट बीम बनाएंगे। ठीक हो क्या, अब देखें ये हमारा फिक्स्ड एंड है, तो कंजुगेट बीम में ये हमारे पास फ्री एंड हो जाएगा। ये हमारे पास फ्री एंड है, तो कंजुगेट बीम के अंदर ये हमारे पास फिक्स्ड एंड हो जाएगा। अब देखें रियल बीम के केस में जो लोडिंग थी, ठीक हो गया, जो हमने यहाँ पे एम और ई डायग्राम बनाया है, तो कंजुगेट बीम के अंदर यही उसकी लोडिंग होगी। इट मींस दैट कि इस बीम के अंदर जब जो लोडिंग है, ठीक हो गया, वो इस डायग्राम की फॉर्म में है, और एक ट्रायंगुलर लोड है जिसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एट द फ्री एंड है 75 ओवर ई आई है। अब देखिए हमने पॉइंट यहाँ पे कंजुगेट बीम के अंदर ए डैश और बी डैश से कर लिए हैं, तो हमने यहाँ पे स्लोप कैलकुलेट करनी है और मोमेंट कैलकुलेट करना है। ठीक हो गया, कंजुगेट बीम का के अंदर यहाँ पे जो शियर होगी, ठीक हो गया, वो कैलकुलेट करेंगे, और जो मूवमेंट होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। अब ये ट्रायंगुलर लोड है, हम इसको पॉइंट लोड में अगर हम कन्वर्ट करें तो ये पॉइंट लोड इस ट्रायंगल के इस एंड से 1/3 के ऊपर एक्ट करेगा, या अगर हम इस एंड से देखें तो ये 2/3 के ऊपर एक्ट करेगा, और टोटल लोड विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो टोटल लोड एरिया ऑफ द ट्रायंगल हमने कैलकुलेट किया है, तो ये 562.5 और ये आ गया है हमारे पास। अब देखें इसका पॉइंट ऑफ एक्शन अगर हमने कैलकुलेट करना है, अब चूंकि हम मूवमेंट्स इस एंड के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अगर हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहें तो ये हमारे पास इस एंड से 2/3 ऑफ द स्पैन होगा। ठीक हो गया, तो 2/3 ऑफ टोटल इसकी जो लेंथ है ये 15 है, तो 2/3 ऑफ 15 विल बी 10 फीट। मींस दैट कि इस एंड से इसका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बनेगा वो 2/3 बनेगा। अब हमारे पास लोड कन्वर्ट हो गया है पॉइंट लोड में,
तो अब हम V और MB डैश को कैलकुलेट करेंगे, ठीक हो क्या। समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज लेंगे तो हमारे पास V की वैल्यू आ जाएगी, समीशन ऑफ मूवमेंट्स लेंगे तो हमारे पास MB की वैल्यू आ जाएगी। अब देखें, जो हमें स्लोप इन द रियल बीम कैलकुलेट करनी थी वो हमारे पास इन द कंजुगेट बीम VB के इक्वल होगी, ठीक हो क्या। अब VB को कैलकुलेट करना आसान है, सिंपली हम समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस करेंगे तो हमारे पास दो वर्टिकल फोर्सेस हैं, यहाँ पे दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो दोनों नेगेटिव होंगी। इसको रीअरेंज करेंगे तो VB डैश इज इक्वल टू थीटा B, तो इसको हम 562.5 ओवर EI के फीट स्क्वायर है तो इसको इंच स्क्वायर में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई भी 145 करेंगे। हम E की वैल्यू पुट करेंगे, I की वैल्यू पुट करेंगे, ये हमें गिवन है, तो हमारे पास थीटा B की वैल्यू आ जाएगी -0.00349 रेडियन, ठीक हो गया। और ये अगर माइनस है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, ठीक हो गया। अब देखिए कंजुगेट बीम मेथड के थ्रू बाय कैलकुलेटिंग शियर इन द कंजुगेट बीम हमने स्लोप को कैलकुलेट कर लिया है। इसी तरह डिफ्लेक्शन को अगर हमने कैलकुलेट करना है तो डिफ्लेक्शन इन द रियल बीम इज इक्वल टू द मूवमेंट इन द कंजुगेट बीम, ठीक हो गया। तो हमने पॉइंट फ्री एंड के ऊपर यहाँ पे जो डेल्टा कैलकुलेट करना था, यहाँ पे हमें वो MB की फॉर्म में कैलकुलेट करना होगा। तो समीशन ऑफ मूवमेंट्स लेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे दो फोर्सेस होंगी, एक ये फोर्स है, एक ये मूवमेंट है। समीशन ऑफ मूवमेंट्स एट पॉइंट B डैश एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव। अब ये दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक हो गया। ये हमारे पास MB एंटी क्लॉकवाइज में है और ये हमारे पास 562.5 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और इसका जो टोटल डिस्टेंस है 10 फीट प्लस 15 फीट 25 फीट है यहाँ से। तो 562.5 ओवर ये मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस प्लस MB डैश, ठीक हो गया। या हमारे पास MB प्राइम जो होगा दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा B, और ये हमारे पास हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ये K फीट में है, हम इसको K इंच में चेंज करेंगे और EI की वैल्यू चेंज करेंगे, तो हमारे पास डेल्टा कैलकुलेट हो गया है एट पॉइंट B दैट इज -1.04 इंच, और माइनस है तो इट मींस दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। पॉजिटिव होता तो हम इसको अपर डायरेक्शन में लिखते हैं। क्लियर? यस सर। ठीक हो गया। इट मींस दैट कि हमें इस मेथड के अंदर कैलकुलेट क्या करना है, डिफ्लेक्शन और रोटेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें रियल बीम को कंजुगेट बीम में कन्वर्ट करना है। हम रियल बीम का जो M और EI डायग्राम बनाएंगे वो कंजुगेट बीम के अंदर लोडिंग बन जाएगी, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज नोट करें, कंजुगेट बीम के अंदर जो लोडिंग होती है, ठीक हो गया, उसकी जो पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू है वो डिपेंड करती है M और EI डायग्राम के ऊपर। अब देखें ये माइनस था या इन द डाउनवर्ड था तो हमने माइनस में लगाया है, लेकिन इस लोडिंग की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा अवे फ्रॉम द बीम होगी, ठीक हो क्या। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इन द बॉटम था, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, यहाँ पे ये नेगेटिव था तो हमने इसके नीचे प्लॉट किया है, लेकिन एरो के जो यहाँ पे डायरेक्शन है वो अवे फ्रॉम द बीम है। अगर यहाँ पे हमारे पास मूवमेंट अपर डायरेक्शन में होता, पॉजिटिव होता, तो हम यहाँ पे इस बीम के ऊपर प्लॉट करते, लेकिन यहाँ पे भी जो लोड की डायरेक्शन होती, एरो की डायरेक्शन होती, वो इन अपर डायरेक्शन होती, तो वो भी हम नेक्स्ट एग्जांपल में अभी देखेंगे। तो हमने डेल्टा और थीटा भी यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट एक एग्जांपल है, डिटरमिन द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ द स्टील बीम शोन। हमारे पास ये स्टील बीम है, हमने इसके अंदर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करना है। हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू उसने गिवन है 200 गीगापास्कल, और हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू गिवन है 60 × 6 मिलीमीटर 4, ठीक हो गया। सपोर्ट रिएक्शंस भी उसने हमें कैलकुलेट करके दे दिए हैं। टोटल स्पैन इसका 12 मीटर है, और एट द 3 मीटर फ्रॉम पॉइंट बी यहाँ पे 8 kN का लोड है, ठीक हो गया। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करनी है
जो इस बीम के अंदर अक्कर होगी। ठीक हो क्या। अब उसने हमें पॉइंट नहीं बताया कि कौन से पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करनी है। ठीक हो क्या, लेकिन मेथड सेम होगा। हम कौन से स्टेप करेंगे, पहले हम अगर हमारे पास डायरेक्ट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करना मुमकिन नहीं है तो पहले हम शियर फोर्स डायग्राम प्लॉट करेंगे। हम शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे, उससे हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, उस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से हम एम और ई डायग्राम बनाएंगे। ठीक है क्या, जब एम और ई डायग्राम बन जाएगा तो उस एम और ई डायग्राम के मुताबिक हम कॉन्जुगेट बीम बनाएंगे और उसके ऊपर लोडिंग अप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया, फिर उस कॉन्जुगेट बीम के अंदर सपोर्ट रिएक्शंस कैलकुलेट करेंगे और जिस पॉइंट के ऊपर हमें डिफ्लेक्शन या स्लोप चाहिए, डिफ्लेक्शन चाहिए, वहां पे हम कॉन्जुगेट बीम के अंदर शियर या मूवमेंट के जरूर फाइंड कर लेंगे। अब ये हमारे पास बीम थी, हमने डेल्टा मैक्सिमम को कैलकुलेट करना है। हमने इसका शियर फोर्स डायग्राम ड्रा किया है, तो ये 2 की फोर्स अपर डायरेक्शन में थी, कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पे आके डाउनवर्ड डायरेक्शन में 8 है, तो ये 6 का मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास इसका शियर फोर्स डायग्राम प्लॉट हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फ्रॉम दिस शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। तो बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर द शियर फोर्स डायग्राम। तो 2 इसकी हाइट थी और इसकी जो ये बेस विड्थ है, ठीक हो गया, वो 9 मीटर है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड इसका आएगा 18 आएगा और दोबारा इस एंड के ऊपर आके 0 हो जाएगा। अब अगर हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखें तो 18 जस्ट लिख देंगे और यही को खत्म कर देंगे, या फिर 18 ओवर यही कर देंगे, तो ये हमारे पास एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एम ओवर यही डायग्राम बन जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें इस एम ओवर यही डायग्राम के अकॉर्डिंगली हमने कॉन्जुगेट बीम के अंदर लोडिंग अप्लाई करनी है। ठीक हो गया। आप देखें ये पॉजिटिव है, तो कॉन्जुगेट बीम के अंदर जो लोडिंग हम अप्लाई करेंगे वो अबव द बीम करेंगे। ठीक हो गया, इन द बॉटम नहीं करेंगे, अबव करेंगे। अब ये हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो सिंपली सपोर्टेड सपोर्ट्स के केस में हमारे पास रियल बीम और कॉन्जुगेट बीम की जो सपोर्ट्स बनती हैं वो सेम बनती हैं। तो कॉन्जुगेट बीम की यहाँ पे जो सपोर्ट्स बनी है दोनों सेम बनी है। अब इसकी जो लोडिंग होगी दैट विल बी इक्वल टू द एम ओवर ई डायग्राम। ठीक हो गया, तो सेम यही होगी। लेकिन देखें यहाँ पे जो लोड को हमने डायरेक्ट किया है इन द अवे फ्रॉम द बीम किया है। ठीक हो गया, हमने एरो की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में देनी है। वहां पे बिलो द बीम था, बॉटम पे था, तब भी हमने जो लोडिंग की डायरेक्शन शो की थी अवे फ्रॉम द बीम शो की थी। ठीक हो गया। अब इस बीम के हमने सपोर्ट रिएक्शंस कैलकुलेट करने हैं। ठीक हो गया। अब देखें ये हमारे पास अगर देखें तो हमारे पास ये 2 ट्राइंगल्स हैं, एक इस साइड की और एक इस साइड की। ठीक हो गया, ये हमारे पास एक ट्रायंगुलर लोड है, तो हम इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक हो गया। अब लेट्स से हमने ये 2 ट्रायंगल्स बनाई हैं, तो लोड इज इक्वल टू द एरिया अंडर ट्रायंगल डायग्राम। 1/2 बेस क्रॉस हाइट करेंगे, हमारे पास इस ट्रायंगल का पॉइंट लोड आ जाएगा, और इसी तरह 1/2 बेस क्रॉस हाइट करेंगे तो हमारे पास इस ट्रायंगल का पॉइंट लोड आ जाएगा। ठीक हो गया। ये एक्ट कहाँ पे करते हैं, ये इस एंड से 2/3 के ऊपर एक्ट करते हैं और इस एंड से 1/3 के ऊपर करते हैं। तो जिस एंड से कैलकुलेट करना है, हम इस एंड से अगर कैलकुलेट करें तो 2/3 ठीक हो गया, तो यहाँ से 2 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर होगा। इसी तरह इसके लिए अगर हम कैलकुलेट करें और हम इस एंड से कैलकुलेट करें तो यहाँ से 2/3 के ऊपर होगा, या 2/3 हम निकलेगा 6 मीटर निकलेगा, तो इस एंड से इसका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बनेगा वो 6 मीटर बनेगा। अब देखें हमने इसके अंदर जो लोडिंग थी इन द कंजुगेट बीम वो कैलकुलेट कर ली है, लेकिन हमने सपोर्ट रिएक्शंस कैलकुलेट करने हैं। ठीक हो गया, एक पॉइंट बी डैश, एक पॉइंट ए डैश। ठीक हो गया। हम क्या करेंगे, हम मूवमेंट्स अबाउट पॉइंट ए लेंगे और समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस करेंगे, तो आप बी के ऊपर भी वैल्यू फाइंड कर लोगे, ए के ऊपर भी फाइंड कर लोगे। ठीक हो गया। ये हम बार बार करते रहे हैं, इसलिए मैं दोबारा नहीं जा रहा। ठीक हो गया। आप समीशन ऑफ फोर्स, समीशन ऑफ मूवमेंट्स अबाउट पॉइंट ए लोगे तो इस पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो निकल आएगी, और वो हमारे पास 63 और आई है। ये समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस करेंगे तो ये हमारे पास अपवर्ड में है, ये दोनों डाउनवर्ड में है, तो फिर ये हमारे पास वैल्यू निकल आएगी। ठीक हो गया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में जाना है।
अब हमने क्या करना है, हमने वो पॉइंट लोकेट करना है जहां पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगी। ठीक हो गया? अभी हमें पॉइंट नहीं पता कि किस पॉइंट के ऊपर है। अब देखें, जहां पे बीम के अंदर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होती है वहां पे स्लोप आके 0 हो जाती है। ठीक हो गया? फॉर एग्जांपल अगर हम ड्रा करें, ये हमारे पास एक स्लोप है। ठीक हो गया? तो जहां पे स्लोप आके 0 होती है, ठीक हो गया, वहां पे इसकी डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा मैक्सिमम आके बनती है। ठीक हो गया? यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करें तो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल आएगा। तो जहां पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल बनता है वहां पे जो स्लोप की वैल्यू होती है वो 0 बन जाती है। तो इट मीन्स दैट कि हमें वो पॉइंट लोकेट करना है जहां पे इसकी स्लोप की वैल्यू आगे 0 बन रही है, वहां पे जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, या हमारे पास जो डेल्टा होगा दैट विल बी मैक्सिमम। अब इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम सपोज करेंगे, देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 रीजन है।